तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के विकार लिंग वचन कारक से उसका थर्ड पार्ट कारक, और कारक को हम सब समझेंगे। तो यहाँ पर कारक को समझने के लिए आपको मैं बताती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे ही कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, तुम मेज़ से कागज़ निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। तो ये एक वाक्य है, लेकिन इसको अलग अलग कारक चिन्हों के साथ इसको जोड़कर आपको बताया गया है। फिर से एक बार आपके लिए दोहराती हूँ। तुम मेज़ से कागज़ निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। तो जिन विभक्ति चिन्हों का या कारक चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वह है से, पर, फिर से एक बार से का प्रयोग हुआ है, और को। तो इस वाक्य में जैसे बताया गया है कि मेज़ से, कुर्सी पर, कलम से, पिता को आदि जो संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है उसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया है, और इन संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया, जो क्रिया है यहाँ पर पत्र लिखो, तो उस लिखो से जोड़ा गया है। अन्य शब्दों का अगर संबंध क्रिया से जोड़ने वाले जो ये विभक्ति चिन्ह होते हैं वही कारक कहलाते हैं, और इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। और जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो यही जो कारक है विभक्ति के नाम से आप इसको जानेंगे। तो एक बार फिर से कारक की परिभाषा को समझ लेते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के क्रिया के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध को ही कारक कहते हैं। और कारक का जो व्याकरणिक इकाई है वह वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताती है। तो वाक्य में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं कि तुम मेज़ से कागज़ निकाल कर, तो मेज़ से, तो मेज़ जो है संज्ञा शब्द है और वहाँ से आपको कागज़ निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो से परसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि वह कारक चिन्ह है। तो अगर आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ रहे हैं तो उसको जोड़ने के लिए किसी न किसी कारक चिन्ह का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो यही कारक चिन्ह जो है, कारक विभक्ति चिन्ह जो है या परसर्ग इसको कह लीजिए, इसको हम कारक कहते हैं। और इसको प्रकट करने वाले जो चिन्ह हैं उनको विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। और परसर्ग की अगर हम परिभाषा देख लें तो लिखा है पर का अर्थ है बाद। ये चिन्ह संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं, अतः इन्हें परसर्ग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है परसर्ग। तो उसके बाद अब है कारक के भेद। तो अब हम कारक के भेदों को देख लें। तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो कारक के अगर हम भेदों के बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये कर्ता कारक के 8 भेद हैं। तो अगर एक एक भेद को अगर हम देखेंगे इसके बाद, तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या है? क्रिया का करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। अब कर्ता कारक को हम थोड़ा ध्यान से देख लें कि क्रिया के करने वाले को जो है कर्ता कारक कहते हैं, और यह विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम ही होता है और इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। तो सब कारक का सबसे पहला भाग है कर्ता कारक और इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। अब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब इसको आप उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे राधा ने पत्र लिखा, श्याम खेलता है। तो अगर ये दो उदाहरण है, राधा ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर राधा
पत्र लिख रही है, क्रिया को करने वाली राधा है, और राधा जो पत्र लिख रही है उसका सीधा संपर्क जो पड़ रहा है, असर पड़ा क्रिया पर, इसलिए ये राधा कर्ता हुई। श्याम खेलता है, खेलने का कार्य हो रहा है, श्याम के द्वारा क्रिया का असर पड़ रहा है, तो सीधा संबंध हो रहा है श्याम के द्वारा। तो यहाँ पर श्याम भी जो है वो करता है, और राधा ने पत्र लिखा, इसलिए राधा क्या है, राधा करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि कर्ता कारक जो बताया गया है, इसमें क्रिया को जो क्रिया को करता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। और वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा क्रिया व्यापार करने का बोध होता है, मतलब क्रिया का जो कार्य करने का जो बोध होता है वह कर्ता कारक होता है। और क्रिया को करने वाला सदैव चेतन ही होगा, क्योंकि अचेतन क्रिया नहीं कर सकते। चेतन होगा मतलब उसमें वो सजीव होगा, और वही सजीव इंसान ही काम करेगा। सोया हुआ इंसान कार्य नहीं करेगा। जैसे अगर कहेंगे कि मोहन सो रहा है, तो सोते समय वो कार्य नहीं कर रहा है। फिर वाक्य में दो तरह के कर्ता हो सकते हैं, दो तरह के वाक्य में कर्ता हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक कर्ता और दूसरा व्याकरणिक कर्ता। अब प्राकृतिक कर्ता क्या है और व्याकरणिक कर्ता क्या है? प्राकृतिक कर्ता वह होता है जो वास्तव में वाक्य की क्रिया को संपन्न करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा स्वयं क्रिया की जा रही है। जैसे माँ खाना बनाती है, तो यहाँ पर खाना बनाने का कार्य माँ के द्वारा हो रहा है, तो ये प्राकृतिक कारक हो जाएगा, कर्ता हो जाएंगी। और व्याकरणिक कर्ता वह कर्ता है जिसके अनुरूप क्रिया का रूप चलता है। किसी वाक्य में एक ही संज्ञा प्राकृतिक और व्याकरणिक कर्ता हो सकती है, मतलब एक ही वाक्य में प्राकृतिक कर्ता भी हो सकते हैं और व्याकरणिक कर्ता भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बालक पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर प्राकृतिक कर्ता भी है, प्राकृतिक कर्ता बालक हो गया क्योंकि बालक ही है जो पतंग को उड़ा रहा है, और यहाँ पर व्याकरणिक कर्ता भी है और प्राकृतिक कर्ता भी, दोनों हैं। फिर बालिका पतंग उड़ा रही है, अब यहाँ पर व्याकरणिक और प्राकृतिक कर्ता दोनों का ही प्रयोग हो रहा है। बालिका से पतंग नहीं उड़ी, प्राकृतिक कर्ता और व्याकरणिक कर्ता। तो मेन जो क्रिया को करने वाले हैं वो प्राकृतिक कर्ता कहलाते हैं। अब उसके बाद है कुछ और भी उदाहरण दिए हुए, जैसे आंधी चल रही है, फसल कट रही है, बादल छा रहे हैं, वर्षा हो रही है। तो ये सब ऐसे क्रिया हैं जो स्वाभाविक, मतलब अपने आप ही जो हो रहे हैं। इसको आंधी चलाने का कार्य या बादल छाने का कार्य ये किसी इंसान के द्वारा नहीं हो रहा। फसल कट रही है, ये भी जो है किसी के द्वारा होगी, अपने आप फसल नहीं कटेगी। तो जो अपने आप जैसे कुछ कार्य अगर हो रहा है तो उसको व्याकरणिक कर्ता के अंतर्गत रखा जाता है। तो इन सभी वाक्यों, जैसे आंधी है, बादल है, फसल है, वर्षा है, इन संज्ञाओं के अनुरूप ही विभिन्न वाक्यों की क्रिया अपना रूप निर्धारण कर रही है। इस प्रकार से सभी संज्ञाएं व्याकरणिक कर्ता हुई। तो जो कार्य अगर अपने आप स्वतः ही हो रहा है, उसको किसी के द्वारा करते हुए नहीं दर्शाया जा रहा है, तो वह जो है व्याकरणिक कर्ता हो जाती है। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि जो ये आंधी चलने का कार्य है वो किसी न किसी के द्वारा हो रहा होगा, किसी न किसी के द्वारा क्रिया को किया जा रहा है, या फसल काटने का कार्य, तो इसको करने वाला जो भी होगा वही प्राकृतिक कर्ता कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर था आंधी चल रही है, अब ईश्वर आंधी चला रहे हैं, अब ईश्वर को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो ये अब प्राकृतिक कर्ता में बदल जाएगा। किसान फसल काट रहा है, किसान को हमने ऐड कर दिया क्योंकि किसान ही मुख्य कर्ता है, तो ये प्राकृतिक कर्ता बन जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि कर्ता कारक संबंधी महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हम देखेंगे कि कर्ता कारक में प्रायः परसर्ग का प्रयोग
नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कर्ता का जो परसर्ग है, जो विभक्ति है, तो कर्ता की विभक्ति जो है वो ने है, कर्ता ने। तो इस ने परसर्ग का प्रयोग कभी किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। किन किन कारणों में हम करते हैं ने परसर्ग का प्रयोग? वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया होने पर ही होता है, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। भूतकाल में भी क्रिया सकर्मक हो तभी ने का प्रयोग होगा। तो उसके बाद कर्ता कारक से संबंधित ये बातें हैं कि पहला ये कि ने परसर्ग का प्रयोग केवल वर्तमान काल और भविष्यत काल में होगा, और अगर भूतकाल की क्रिया सकर्मक है तो ने का हम प्रयोग करेंगे। जैसे सुनीता गाती है, ये वर्तमान काल है, तो यहाँ पर ने परसर्ग का नहीं प्रयोग होगा। उसके बाद सुधांशु फुटबॉल खेलेगा, ये भविष्यत काल है, यहाँ भी जो है ने परसर्ग का प्रयोग नहीं दिखाया गया है। विपुल बहुत हंसा, भूतकाल है, अकर्मक है, इसलिए ने का प्रयोग नहीं हुआ। दिनेश ने पाठ पढ़ा, भूतकाल सकर्मक है। अब यहाँ पर सुनीता गाती है, अगर हम कहेंगे सुनीता ने गाया तो ये जो है यहाँ पर तब हम ने का प्रयोग कर सकते हैं, सकर्मक हो जाएगा भूतकाल, सुनीता ने गाया, तब हम ने का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है को विभक्ति का भी प्रयोग होता है। कर्ता कारक में को विभक्ति का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विदुर को पढ़ना चाहिए, मोहन को लिखना चाहिए, और दर्शकों को खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए। तो ने का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, और कभी कभी हम कर्ता कारक में को का भी प्रयोग कर सकते हैं। से के द्वारा का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। खिलाड़ियों के द्वारा अच्छे खेल का प्रदर्शन किया गया, सृष्टि से चला नहीं जाता। पक्षी प्रेमियों द्वारा पक्षियों की सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। तो ये सब हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो और हम डिटेल में देखेंगे कि किस कारक में कौन से और चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव पड़ने वाले रूप को कर्म कारक कहा जाता है, और केवल कर्म सकर्मक क्रिया के साथ ही आता है। इसका जो परसर्ग है वो है को। कर्ता का परसर्ग था ने और कर्म का है को। परसर्ग को का प्रयोग विशेष रूप से प्राणीवाचक संज्ञा के साथ ही होता है, लेकिन कभी कभी बल देने के लिए अपवाद स्वरूप अप्राणीवाचक पदार्थों के साथ भी इसका प्रयोग होता है। तो कर्म कारक में कभी जो कारक चिन्ह है को का प्रयोग होता है, और प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के साथ ही को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर हम देख लें, रमा पत्र लिखती है, क्या लिखती है? जब हम प्रश्न करेंगे क्या लिखती है तो उत्तर आएगा पत्र। तो इसका मतलब है यहाँ पर कर्म का प्रयोग किया गया है। कृष्ण हारमोनियम बजा रहा है, प्रश्न करेंगे क्या बजा रहा है, उत्तर आएगा हारमोनियम, तो कर्म कारक है। तो कर्म को पहचानने का ये एक तरीका है कि अगर हम क्रिया के साथ रमा पत्र लिखती है, तो ये क्रिया लिखती है के साथ अगर हम क्या प्रश्न करेंगे और उत्तर अगर आता है, जैसे यहाँ पे पत्र है, तो ये कर्म होगा। अगर होगा रमा लिखती है, प्रश्न अगर करते क्या लिखती है, तो यहाँ पर कुछ अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये कर्म नहीं है, वो फिर वो कर्म नहीं होता। उसके बाद प्रायः कर्म की संज्ञा के साथ परसर्ग नहीं लगता, संज्ञा के साथ परसर्ग नहीं लगता। को परसर्ग कर्म कारक का है, और कर्म कारक का जो परसर्ग है वो है को। लड़के ने फूल को तोड़ा, आप अगले प्रतियोगी को बुलाइए। अब जैसे कुछ और उदाहरण आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम कहेंगे माँ ने बेटे को समझाया, तो यहाँ पर प्राणीवाचक है, तो यहाँ पर को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। राधा ने नौकर को बुलाया, यहाँ पर भी है। उसके बाद मैंने कल बंदर देखा,
सुधा ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, वह पत्र लिखता है। अब यहाँ पर अप्राणी वाचक के बिना उपसर्ग है, ठीक है। तो वह पुस्तक पढ़ रहा है। मेज़ को सही जगह पर रख दो, पेड़ को मत काटो। शशि ने रमा को पुस्तक दी, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। तो ये भी कुछ उदाहरण हो गए कर्म कारक के। तो वाक्य में अगर मुख्य तथा गौण कर्म हो तो को कर्म के साथ आता है। अब अगर उदाहरण ले लेंगे, जैसे लड़के ने गधे को पत्थर मारा, तो लड़का करता है, इसके द्वारा जो है क्रिया की जा रही है और उसके कर्म का जो असर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़के ने गधे को पत्थर मारा, यहाँ पर को उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे, लड़के ने जैसे है गधे को पत्थर मारा, लड़के ने क्या मारा, या लड़के ने पत्थर किसे मारा, तो यहाँ पर होगा गधे को। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे इसका तीसरा जो पार्ट है करण कारक। तो करण अर्थात होता है साधन जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। जैसे माँ छुरी से सब्जी काटती है, तो माँ के द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है वो साधन है छुरी। तो यहाँ पर जो कर्ता किसी भी ना किसी क्रिया को करने के लिए अगर किसी साधन का इसमें प्रयोग करता है करण कारक में, और इसकी विभक्ति है से। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह निर्जीव संज्ञा करण कारक कहलाती है। साधन कैसी है? निर्जीव। जैसे मैंने कहा माँ छुरी से सब्जी काटती है, तो जो साधन का प्रयोग कर रही है माँ छुरी का, वह एक निर्जीव चीज़ है। अंकिता ने तुलिका से चित्र बनाया, तो तुलिका जो है वो एक निर्जीव चीज़ है, निर्जीव वस्तु है, और इसका प्रयोग किया जा रहा है क्रिया को करने में। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, आरी भी एक निर्जीव चीज़ है। तो करण कारक का जो उपसर्ग है वह से है, और इसके अतिरिक्त के द्वारा, के साथ, द्वारा उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। जैसे माँ छुरी से सब्जी काटती है, तो ये भी हम कह सकते हैं माँ छुरी के द्वारा सब्जी काटती है। फिर है यहाँ पर एक और उदाहरण है, टेलीफोन के द्वारा सूचना पाते ही वह चल पड़ा। तो यहाँ पर एक निर्जीव वस्तु जो है वो कौन सी है? टेलीफोन। और यहाँ पर क्रिया जो है क्या हो रही है? चलने का, चल पड़ा, और निर्जीव वस्तु है टेलीफोन। फिर है यहाँ पर वाणी को जैम के साथ रोटी खाना पसंद है। क्रिया हो रही है खाने की क्रिया हो रही है, और निर्जीव वस्तु जिसके द्वारा रोटी खाई जा रही वो है जैम। तो यहाँ पर के साथ का भी प्रयोग करके दिखाया गया है, के द्वारा भी और से के साथ भी। तो याद रखिए करण कारक की जो विभक्ति है वह से है, और इसमें कर्ता जो क्रिया करता है जिस साधन के द्वारा, वह साधन निर्जीव वस्तु होती है। कुछ और आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं गेंद से खेलता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया, मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसने चाकू के द्वारा खरबूजा काटा, मैं आंखों देखी बात कही, अकाल में हजारों गरीब भूखों मरे, या मैं कानों सुनी बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वाक्य मैंने ऐसे भी बताए जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं भी हुआ है, जैसे है मैं कानों सुनी बात कह रहा हूँ, या मैंने आंखों देखी बात कही। और कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं उपसर्ग के साथ, जैसे मैं गेंद से खेलता हूँ। तो यहाँ पर जो क्रिया की जा रही है वो है गेंद, जिसके द्वारा साधन का प्रयोग जो किया जा रहा है गेंद है, और ये निर्जीव वस्तु है। मैंने गिलास से पानी पिया, क्रिया करने का जो साधन है वो गिलास है। ठीक है, तो इसके बाद आगे आता है जो है संप्रदान कारक है। तो संप्रदान का अर्थ होता है देना।
वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वे शब्द संप्रदान कारक के रूप होते हैं। अगर वाक्य में कर्ता के द्वारा कुछ देने का कार्य हो रहा है या किसी के लिए कुछ करने का कार्य हो रहा है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। और इसके जो परसर्ग हैं वो हैं को और के लिए। तो यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि वाक्य में दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो निर्जीव वस्तु क्रिया के साथ क्या लगाने पर आती है वह प्रत्यक्ष कर्म होती है। अगर किसी निर्जीव वस्तु के साथ हम क्रिया के साथ अगर हम क्या लगाते हैं तो वह प्रत्यक्ष कर्म होता है, जो मतलब सामने हो रहा हो। और जैसे एक उदाहरण है, उसने शहतूत खाए। यहाँ क्या खाए अगर हम प्रश्न करेंगे तो आएगा शहतूत। इसका उत्तर होने के कारण यह प्रत्यक्ष कर्म है। परंतु जब प्रत्यक्ष कर्म किसी सजीव संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है तब वह सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म होती। जैसे उसने वसुधा को शहतूत दिए। अब यहाँ शहतूत प्रत्यक्ष कर्म और वसुधा के लिए है, अतः यहाँ वसुधा सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म है। मतलब यहाँ पर वसुधा जो है वह सजीव संज्ञा तो है लेकिन कर्म जो हुआ है वह अप्रत्यक्ष है। कारक के संबंध में कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष कर्म हमेशा संप्रदान कारक में ही होता है। क्रिया द्विकर्मिक क्रिया होती है। क्रिया तो द्विकर्मिक होगी, परंतु कारक की दृष्टि से एक कर्म कारक और एक संप्रदान कारक होगा। कोपसर्ग से कर्म कारक का भ्रम होता है, परंतु अप्रत्यक्ष कर्म के को कर्म कारक से नहीं मिलाना चाहिए। यह को के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब इसको समझने के लिए आप ये देखें कि जैसे यहाँ पे है, कवि ने लोगों को अपनी रचना सुनाई, पुस्तकालय में पढ़ने को पुस्तकें नहीं हैं। अब यहाँ पर द्विकर्मी की बात हो रही है। रवि ने सोहन को पुष्प दिए, तो सोहन को रवि ने और यहाँ पर है पुष्प को, तो सोहन को और पुष्प दो कर्म होते हैं। तो सोहन को में संप्रदान कारक है, परंतु सोहन को अर्थात सोहन के लिए का भाव है, तो पुष्प में कर्म कारक है। एक अन्य उदाहरण यहाँ पे और दिया है, जैसे मोहन के कमरे में पुस्तक रखी है। यहाँ भी कमरे में और पुस्तक कर्म तो दो हैं, परंतु कारक की दृष्टि से कमरे में अधिकरण कारक तथा पुस्तक कर्म कारक है। अधिकरण इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर में विभक्ति है, लेकिन जो कर्म का जो प्रभाव पड़ रहा है वह है पुस्तक, और यहाँ पर भी जो कर्म का प्रभाव पड़ रहा है वो है पुष्प। तो इसलिए ये दोनों जो हैं वो संप्रदान कारक में आ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं, और इसके बाद हम कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, गरीबों के वास्ते सभी दान दो, या मैंने राधा को पुस्तक दी। और इसके बाद अब हम देखेंगे अपादान कारक। तो अपादान कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता या दूरी का या तुलना का या निकलने का या डरने का या सीखने का तथा लज्जित होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे फल पेड़ से गिर पड़ा। अब यहाँ पर गिर पड़ा जो है पृथक होने का भाव है, अलग होने का भाव है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। अब यहाँ पर दूरी होने का भाव हो रहा है घर और स्कूल के बीच में। या गंगा हिमालय से निकलती है, स्रोत है, निकलने का स्रोत है। दिव्या रमा से अच्छा गाती है, यहाँ तुलना की जा रही है। विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं, यहाँ डरने का भाव है। मैंने माँ से खाना बनाना सीखा, यहाँ सीखने का भाव है। राधा बड़ों से शर्माती है, लज्जा।
तो इस तरह के जब भाव देखे जाते हैं तो वहाँ पर अपादान कारक होता है और इसके जो विभक्ति हैं वह से है। अब इसके बाद अब हम अगला देखेंगे संबंध कारक। तो संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु के साथ संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक होती है। और इसके जो परसर्ग हैं वो है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है। और उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, जैसे यह सीता का पुत्र है। अब सीता और पुत्र के बीच में संबंध बताया जा रहा है। संबंध बताने के लिए जो विभक्ति है वह है का, सीता, और पुत्र के बीच में फिर है यह सुरेश के मित्र का घर है। सुरेश के मित्र, सुरेश और मित्र के बीच में संबंध है। यह रमा की सहेली है। रमा और सहेली में कल तुम्हारा पत्र आया। तुम्हारा पत्र किस में संबंध बताया जा रहा है? तुम्हारा और पत्र के बीच में। फिर है वह तुम्हारे घर गया। घर और तुम्हारे के बीच में। उसने तुम्हारी पुस्तक ले ली। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है रा, रे, री और ना, ने, नी, तो यहाँ पे जो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो ये वही रा, रे, री इसमें जुड़े हैं। और ना, ने, नी भी इसी प्रकार होगा। तुमने, उसने, उन्होंने, इस तरह से जो है इसमें ऐड होंगे संबंध कारक में। और उसके बाद आता है लास्ट में अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग है में और पर। जैसे पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। अब जो पुस्तकालय में जो किताबों का जो आधार है वो है पुस्तकालय। गिलास मेज़ पर रख दो। मेज़ का गिलास का जो आधार है वो है मेज़ है। फिर है राम घर पर सो रहा है। शेर वन में जाते हैं। तो इसके जो परसर्ग हैं वो हैं में और पर। जैसे चूहा बिल में है, सर पर टोकरी है। तो इस तरह से जो क्रिया का आधार है वह संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक होता है। और लास्ट है सबसे संबोधन कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का, बुलाने का या सुनाने का या सावधान करने के भाव बोध होते हैं वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे अगर हम किसी को संबोधित करके कहते हैं अरे बच्चों शोर मत करो, तो यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पर संबोधन चिन्ह में केवल कोई वो नहीं होते, चिन्ह नहीं होते। यहाँ पर एक शब्दांश होता है या शब्द होता है। शब्द के द्वारा ही संबोधन कारक की पहचान की जाती। जैसे अरे शब्द का प्रयोग करना, हेलो क्या हाल है, अरे भाई यहाँ तो आओ। तो अरे भाई जो है ये संबोधन कारक की पहचान हो रहा है। और इसकी पहचान करने के लिए शब्द के बाद आपको एक चिन्ह लगाना होता है, जो कि आप विस्मयादि बोधक भी जब चिन्ह पढ़ते होंगे तो उसी चिन्ह का प्रयोग उस समय भी आप करते होंगे। फिर है ठहरो, उस तरफ खतरा है, यहाँ सावधान किया जा रहा है। हे भगवान कैसी लड़ाई चल रही है। और यहाँ पर भी संबोधन किया जा रहा है, सुनाने का भाव हो रहा है या प्रार्थना का भाव हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है। माँ ने बेटे को समझाया, ये कर्म कारक हो गया। और मैंने राधा को पुस्तक दी, यह संप्रदान कारक हो गया। यहाँ पर संप्रदान कारक क्यों है? मैंने राधा को पुस्तक दी क्योंकि मेरे द्वारा कुछ देने का कार्य हो रहा है। और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लें कि इन दोनों जो उदाहरण है हम देखते हैं कि कर्म की विभक्ति को उसे कर्ता द्वारा किए गए कार्य का उपभोक्ता बनाती है। अर्थात कर्ता जो भी व्यापार करता है या जो भी कार्य करता है उसका फल कर्म को देखना पड़ता है। तो जैसे कर्म के जो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, माँ ने बेटे को समझाया, तो माँ जो है वो कर्ता हो गई और समझाने का जो कार्य किया जा रहा है उसका असर किस पर पड़ रहा है?
बेटी के ऊपर पड़ रहा है। तो बच्चे को समझाया गया। तो इस वाक्य में इस वाक्य के अंतर्गत बेटा कर्म है और संप्रदान कारक के जो उदाहरण दिए गए हैं कि मैंने राधा को पुस्तक दी, तो यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है संप्रदान कारक में। तो अब यहाँ पर कर्ता के द्वारा उसे कुछ देने का भाव प्रकट हो रहा है, तो उपहार देने का भाव प्रकट हो रहा है या कुछ देने का प्रभाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो ये थे कारक। तो ये था कारक संज्ञा के विकार के अंतर्गत लास्ट विकारी कारक है, क्योंकि इसके द्वारा भी कर्ता में संज्ञा में परिवर्तन आता रहता है, आ जाता है। तो कारक को संज्ञा के विकारी में इसलिए रखा गया है क्योंकि संज्ञा शब्दों के साथ अलग अलग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और कारक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और इसीलिए इसको संज्ञा के विकारी शब्दों में रखा गया है। तो ये था कारक के भेद और उसके परिभाषा।